हर घंटे 1000 लोग हो रहे कोरोना संक्रमित। हरिद्वार कुंभ से लौटने पर 14 दिन रहना होगा होम क्वारंटीन। एमपी में लगातार बढ़ा कोरोना का खतरा। शहडोल मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की किल्लत। अब तक 6 मरीजों ने तोड़ा दम। दिल्ली के जेएनयू में एक दिन में आए 11 पॉजिटिविटी केस। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने छात्रों से की हॉस्टल खाली करने की अपील। और राजस्थान में कोरोना संकट के बीच गहलोत कैबिनेट की बैठक आज। रिव्यू मीटिंग में आम लोग दे सकेंगे सुझाव। नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ साधना बता। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करेंगे। देश में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है और पिछले कई दिनों से लाख से ज्यादा केस आना देश और आम जनता के लिए बेहद चिंता का विषय। ऐसे में इस बीच पीएम मोदी ने शनिवार को एक अहम बैठक की और इस दौरान पीएम मोदी ने मंत्रालयों के अफसरों के साथ चर्चा में कहा कि टेस्टिंग, ट्रैकिंग और उपचार के अलावा कोई विकल्प नहीं है हमारे सामने। पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने पिछले साल कोविड को हराया था और हम सब मिलकर इसे फिर से हरा सकते हैं। पीएम ने यहां राज्य सरकारों के साथ सभी मंत्रालयों के सामंजस्य बनाने पर भी जोर दिया। बैठक में पीएम मोदी ने कोविड रोगियों के लिए अस्पताल में बेड की संख्या को बढ़ाने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्थानीय प्रशासन को लोगों की चिंताओं के प्रति सक्रिय और संवेदनशील होने की आवश्यकता है। यहाँ मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट तेजी से लगाए जाने चाहिए। गौरतलब है कि देश में रोजाना कोरोना के रिपोर्ट किए जा रहे आंकड़े और ज्यादा डरावने होते जा रहे हैं। ऐसे में देश में शनिवार को कोरोना के 2,34,692 नए मामले सामने आए और यहाँ 1341 लोगों की मौत हुई। ऐसे में कोरोना से बिगड़ते हालात के बीच पीएम मोदी ने एक अहम बैठक बुलाई। उधर बंगाल के कूच बिहार में हुई गोलीबारी संबंधित कथित ऑडियो टेप सामने आया और इसी के बाद सीएम ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि उनका फोन टैप किया जा रहा है। इस मामले में सीआईडी से जांच कराए जाने का आदेश देंगी। दरअसल यहां बीजेपी ने शुक्रवार को एक कथित ऑडियो क्लिप जारी किया था जिसमें ममता बनर्जी सीतलकुची से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार से कथित तौर पर यह कहती सुनाई दे रही थी कि वह केंद्रीय बलों की गोलाबारी में मारे गए 4 लोगों के शवों के साथ रैलियां करें। तो यहाँ आपको ये बता दें, तृणमूल कांग्रेस ने ऑडियो क्लिप को फर्जी करार दिया और कहा कि इस तरह की कभी कोई बात सामने नहीं आई। वहीं सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी विकास कार्यक्रमों पर आधारित तृणमूल कांग्रेस की मुहिम का मुकाबला नहीं कर सकती, इसलिए वह षड्यंत्र रच रही हैं। यहाँ तृणमूल प्रमुख ने कहा कि हमारी योजना की बातचीत भी छिपकर सुन रहे हैं। ऐसा लगता है कि वो फोन पर होने वाली खाना बनाने और घर से अन्य कामों से जुड़ी हमारी बातों को संबंधित कॉल से भी टैप कर रहे हैं। वहीं रामकथा पर लिखे साहित्य की वजह से आधुनिक तुलसीदास कहलाने वाले वरिष्ठ साहित्यकार नरेंद्र कोहली का निधन एक बड़ी क्षति है। ऐसे में कोहली दुनिया छोड़कर जाने से साहित्य जगत शोक संतप्त है। ऐसे में आपको ये बता दें कि साहित्यकार कमल किशोर गोयनका ने कहा कि नरेंद्र कोहली का जाना एक युग का अंत है। उन्होंने कहा कि उन्होंने नौकरी छोड़ दी लेकिन लेखन नहीं छोड़ा। यहाँ राम के प्रति उनकी आस्था प्रबल थी और वो हमेशा कहते थे कि जैसा राम चाहेंगे वैसा ही होगा और किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कोहली यूं चले जाएंगे। उधर कोरोना के मामलों में तेजी से हो रही वृद्धि को देखते हुए मरीजों के लिए बड़ी संख्या में बेड्स तैयार किए जा रहे हैं और अब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन दिल्ली एयरपोर्ट के पास कोविड सुविधा वाली 500 बेड के अस्पताल की व्यवस्था करने जा रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले फरवरी के शुरुआती हफ्ते में एयरपोर्ट के पास कोविड मरीजों के लिए 1000 बेड की व्यवस्था की गई और अभी इस जगह पर फिर से 500 बेड का अस्पताल बनाने जा रही है। यहाँ पर अगले हफ्ते यानी कि सोमवार से मरीजों को भर्ती कराने की व्यवस्था शुरू हो जाने की संभावना भी बताई जा रही है। ऐसे में सोमवार तक 250 बेड तैयार हो जाने की भी उम्मीद जताई जा रही है। अब आपको ये बता दें कि शेष 250 बेड की कुछ दिनों में व्यवस्था हो जाने की उम्मीद है और यहाँ DRDO की ये बेड्स तैयार किए जा रहे हैं और यहाँ TGA FMS मेडिकल टीम भी होगी और इस स्पेशल बेड्स में कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
उधर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के एक निजी अस्पताल में शनिवार को आग लगने से कोरोना वायरस से संक्रमित 5 मरीजों की मौत हो गई। ऐसे में रायपुर जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय यादव ने बताया कि शहर के पचपेड़ी नाका क्षेत्र में स्थित राजधानी अस्पताल में आग लगने से 5 मरीजों की मौत हो गई है और यहाँ मृतकों में 3 महिलाएं भी शामिल हैं। तो वहीं अचानक आग लगने की सूचना पर पुलिस दल और दमकल की घटनास्थल पर ये टीम पहुंची, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया और फिलहाल बताया जा रहा है कि इस घटना में एक मरीज की जलने से और 4 अन्य मरीजों की दम घुटने से मौत हुई। यहाँ पुलिस अधिकारी ने बताया कि राजधानी अस्पताल में कोरोना वायरस संक्रमित 34 मरीज भर्ती थी, जिस पर वार्ड में आग लगी और उन वार्ड में 9 मरीजों को रखा गया था। यहाँ आग लगने के बाद अन्य मरीजों को वहां से निकाला गया, लेकिन 5 मरीजों को नहीं बचाया जा सका। वे राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घटना पर शोक जताया है और यहाँ मृत मरीजों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता देने की भी बड़ी घोषणा की है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के एक निजी अस्पताल में शनिवार को आग लगने से कोरोना वायरस से संक्रमित 5 मरीजों की मौत हो गई। ऐसे में बताया जा रहा है कि यहाँ इस बड़े हादसे में 5 मरीजों की मौत हो गई। रायपुर जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय यादव ने बताया कि शहर के पचपेड़ी नाका क्षेत्र में स्थित राजधानी अस्पताल में आईसीयू में बड़ा भीषण हादसा हुआ है और ऐसे में इस हादसे में 5 मरीजों की मौत बताई जा रही है और इस हादसे में मृतकों में 3 महिलाएं भी शामिल हैं और यहाँ बताया जा रहा है कि इस घटना में एक मरीज की जलने से और अन्य 4 मरीजों की दम घुटने से मरीज की मौत हुई है और यहाँ ये पूरा मामला छत्तीसगढ़ के रायपुर का बताया जा रहा है, जहां रायपुर के प्राइवेट अस्पताल में भीषण आग लगी है और इस हादसे में 5 लोगों की मौत बताई जा रही है। पुलिस अधिकारी ने इस मामले में बताया कि राजधानी अस्पताल में कोरोना वायरस संक्रमित 34 मरीज भर्ती थे और जिस वार्ड में आग लगी उस वार्ड में 9 मरीजों को रखा गया था। आग लगने के बाद अन्य मरीजों को वहां से निकाला गया, लेकिन 5 मरीजों को नहीं बचाया जा सका और इस वजह से 5 मरीजों की मौत हो गई। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस घटना पर शोक जताया है और ऐसे में मृत मरीजों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता देने की बड़ी घोषणा की है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी योगेश पांडे जुड़ रहे हैं। योगेश, जैसे कि आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के एक निजी अस्पताल में आग लगी है और इस आग लगने से अस्पताल के आईसीयू में आग लगी है और ऐसे में बताया जा रहा है कि 5 लोगों की मौत हुई है। फिलहाल क्या है पूरा मामला, पूरी जानकारी दें। बता दें कि आपकी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का जो मामला सामने आया है कि निजी अस्पताल में जिस तरीके से शनिवार को ये अस्पताल में आग लग गई थी और कोरोना वायरस से संक्रमित 5 मरीजों की मौत हो गई और बताया जा रहा है कि इन मृतकों में 3 महिलाएं भी शामिल थी। हालांकि छत्तीसगढ़ सरकार ने जिस तरीके से इस पर सख्त कदम उठाते हुए और जो मृतक के परिजन हैं उनके प्रति सांत्वना व्यक्त करते हुए 4 लाख रुपए की सहयोग राशि की भी घोषणा कर दी है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से ये मामले लगातार आ रहे हैं कि कोविड-19 के दौरान ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी और तमाम सारी चीजें घटनाएं सामने आ रही हैं, उसी के बीच में एक बड़ा हादसा हुआ है जो कि छत्तीसगढ़ के सामने आया है। वहां पर 5 लोगों की ये मौत हो गई और बेहद ही संवेदनशील मामला है। चलिए योगेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। और इसी के साथ देश भर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच जो खबर सामने आई है वो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन को लेकर ठन की गई है और ऐसे में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र सरकार मध्य प्रदेश के ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन रोकने को लेकर इसे बनाने वाली कंपनियों पर दबाव बना रही है। दरअसल यह शनिवार शाम को मुख्यमंत्री कोरोना समीक्षा बैठक कर रहे थे और इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के अफसर उन्हें कोरोना काल में बेड की उपलब्धता और ऑक्सीजन आपूर्ति और रेमडेसिविर इंजेक्शन की उपलब्धता पर प्रेजेंटेशन दे रहे थे और इस दौरान मुख्यमंत्री भी अफसरों को दिशा निर्देश दे रहे थे। यहाँ बैठक के दौरान जब ऑक्सीजन का मुद्दा आया तो यहाँ शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार मध्य प्रदेश के कंसंट्रेटर रोकने को लेकर दबाव बना रही है और यहाँ मध्य प्रदेश ने पहले कंसंट्रेटर के ऑर्डर दिए थे और अब उन्हें न भेजने के लिए महाराष्ट्र सरकार निर्माता कंपनियों पर दबाव बना रही है। और ऐसे में जो खबर सामने आई है कि मध्य प्रदेश से पहले महाराष्ट्र को आपूर्ति दे, यहाँ ये मुख्यमंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश में 2000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीनों को पहली खेप आ चुकी है और दूसरी खेप में 650 मशीनें आएंगी और इसी के अलावा जिला स्तर पर कलेक्टरों ने करीब 1300 मशीनें खरीद ली हैं।
चलिए अब वो इस वक्त की बड़ी खबर के लिए चलते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आ रही है। तमाम दर्शकों को बता दें कि मध्य प्रदेश के शहडोल से इस वक्त की अहम और महत्वपूर्ण खबर। शहडोल मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की किल्लत देखी गई है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही हैं और फिलहाल अब तक 6 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। मध्य प्रदेश से इस वक्त की अहम और बड़ी खबर। लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है और ऐसे में अब जो खबर सामने आई है वो मध्य प्रदेश से आई है, जहां मध्य प्रदेश के शहडोल मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की किल्लत देखी गई है और इस बड़े में 6 मरीजों ने दम भी तोड़ा है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं मध्य प्रदेश के शहडोल से इस वक्त की अहम और बड़ी खबर। शहडोल मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की किल्लत देखी गई है और फिलहाल ऑक्सीजन की किल्लत के चलते अब तक 6 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश से इस वक्त की अहम खबर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एएनबी न्यूज लगातार आपको बड़ी खबर से रूबरू करवा रहा है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष तिवारी जुड़ रहे हैं। मनीष, जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश के शहडोल में ऑक्सीजन की किल्लत के चलते 6 लोगों की मौत बताई जा रही है। फिलहाल क्या है पूरा मामला? जी बिल्कुल बता दें साधना जी, शहडोल के मेडिकल कॉलेज में जो है ऑक्सीजन की कमी बताई जा रही है। देर रात लिक्विड ऑक्सीजन टैंक में ऑक्सीजन की कमी के कारण 6 मरीजों की मौत भी बताई जा रही है। आपको ये बता दें कि मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर मिलिंद सिरालकर ने ऑक्सीजन की कमी से हुई इन मौतों की पुष्टि भी कर दी है। डीन ने यह भी कहा है कि अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के चलते अब सिर्फ अति गंभीर मरीजों को ही ऑक्सीजन दी जा रही है, यानी कि हालत अभी और गंभीर होने वाली है यदि ऑक्सीजन समय पर नहीं पहुंचा तो। जी साधना जी। चलिए मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। वहीं यूपी के मथुरा में भी वीकेंड लॉकडाउन का असर देखने को मिला। ऐसे में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा कोरोना के बढ़ते मामले वायरस को देखते हुए 35 घंटे का वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया। बता दें कि मथुरा प्रशासन रात्रि से ही लॉकडाउन का पालन कराने में लगा हुआ है। ऐसे में प्रशासन द्वारा लोगों से अपील की जा रही है कि सावधानी बरतें और सतर्क रहें। यहाँ मथुरा में बिना मास्क घूम रहे लोगों का प्रशासन के द्वारा चालान भी किया जा रहा है और इस दौरान सभी व्यापारी भाइयों ने अपनी अपनी दुकानें भी बंद रखी हैं और यहाँ सभी लोग सरकार के द्वारा लगाए गए लॉकडाउन का पालन भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उधर उत्तर प्रदेश में आज पूरी तरह से लॉकडाउन लगाया हुआ है। ऐसे में राज्य सरकार ने 15 मई तक हर रविवार को लॉकडाउन लगाने का बड़ा ऐलान किया है और कहा कि मास्क नहीं लगाने पर पहली बार में 1000 रुपए का जुर्माना देना होगा। यहाँ शनिवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक लगभग 35 घंटे तक संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा और इस दौरान जरूरी सेवाओं पर रोक नहीं रहेगी। अब आपको ये बता दें कि संक्रमण को रोकने के लिए प्रभावित इलाकों में इन 35 घंटे तक प्रदेश में प्रशासन सैनिटाइजेशन भी करवाया जाएगा। ऐसे में यूपी सरकार ने रविवार साप्ताहिक बंदी के 35 घंटे के कोरोना कर्फ्यू लॉकडाउन के लिए दिशा निर्देश जारी कर दी है। ऐसे में अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने शनिवार को कोविड नियंत्रण के लिए कोरोना कर्फ्यू के संबंध में दिशा निर्देश जारी की और यहाँ जारी निर्देश में बताया गया कि रविवार को कंटिन्यू प्रोसेस इंडस्ट्रीज को चलाने के साथ साथ कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए शेष उद्योगों, विशेष रूप से दवा सैनिटाइजर बनाने वाले उद्योगों को चलाने की अनुमति रहेगी और इनके कर्मचारियों को इसी अनुसार आने जाने की भी छूट मिलेगी। और यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ।
आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश में आज पूरी तरह से लॉकडाउन लगा हुआ है। ऐसे में राज्य सरकार ने 15 मई तक हर रविवार को लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया। तो यहाँ मास्क नहीं लगाने पर पहली बार में 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा। तो वहीं शनिवार सुबह 7 बजे तक लगभग 35 घंटे तक संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है। और इस दौरान आपको बड़ी जानकारी दे दें कि जरूरी सेवाओं पर रोक नहीं रहेगी और यहां संक्रमण को रोकने के लिए प्रभावित इलाकों में 35 घंटे तक प्रदेश में प्रशासन सैनिटाइजेशन भी करवाएगी। यूपी सरकार ने रविवार साप्ताहिक बंदी के 35 घंटे के कोरोना कर्फ्यू के लिए दिशा निर्देश जारी कर दी है। यहाँ पर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने कोविड नियंत्रण के लिए कोरोना कर्फ्यू के लिए दिशा निर्देश जारी किए। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि रविवार को कंटिन्यू प्रोसेस इंडस्ट्रीज को चलाने समेत कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए शेष उद्योगों, विशेष रूप से दवा सैनिटाइजर बनाने वाले उद्योगों को चलाने की अनुमति रहेगी और इसी के साथ कर्मचारियों को इसी के अनुसार आने जाने की भी छूट मिलेगी। अब आपको ये भी बता दें कि शनिवार और रविवार को कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करते हुए सभी शादी समारोह में बंद स्थानों पर 50 लोगों और खुले स्थानों पर 200 लोगों को शामिल होने की अनुमति रहेगी। लेकिन यहाँ सभी के लिए मास्क, सुरक्षित दूरी और सैनिटाइजर का उपयोग सहित प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करना बेहद अनिवार्य बताया गया है। कोरोना वायरस को लेकर आम लोगों का क्या कुछ कहना है, आइए दिखाते हैं। यही हमारा जो है गुजारिश है सरकार से। क्या नाम है आपका? राजेंद्र दुबे। रंजीत, आज पूरी तरीके से लॉकडाउन है जी। क्या लगता है कि आगे भी बढ़ाना चाहिए या आज हमारी अपनी सोच है कि लॉकडाउन पूरी तरीके से लगाना चाहिए। एक भी पब्लिक को घर से निकलने नहीं देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से कोरोना का केसेस बढ़ रहा है, आदमी की जान पे आफत बन रही है और इससे सभी लोगों को डरना चाहिए और सभी लोग को अपना सुरक्षा सहन करना चाहिए। स्थिति भयावह है, बहुत भयानक है, बहुत ज़्यादा भयानक है, बहुत ज़्यादा डर लगता पिछली है। बार से क्या अंतर दिख रहा है इस बार? बहुत काफ़ी अंतर है और देखने में आ रहा है, सुनने में आ रहा है। यहाँ पे लाशों का ढेर लगा हुआ है, अंबार लगा हुआ है। मणिकर्णिका घाट, हरिश्चंद्र घाट पे जगह नहीं है रखने का, चिता जलाने का जगह नहीं है, लकड़ियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। आदमी चलते चलते आदमी रास्ते में मर जा रहा है, कोई दवा नहीं, कोई दुआ नहीं। तो हमारी अपनी यह सोच है और सरकार से यह गुजारिश है कि पूरी तरीके से लॉकडाउन किया जाए। उधर कोरोना वायरस के मामले पूरे देश में तेजी से बढ़ रहे हैं और दिल्ली में भी संक्रमण के आंकड़ों की रफ्तार भयभीत करने वाली है। और ऐसे में जो खबर सामने आई है वो दिल्ली से आई है। दिल्ली विश्वविद्यालय भी कोरोना की चपेट से अछूता नहीं रहा। तो यहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय 1.5 साल से बंद है और अब जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार निर्वाण चक्रवर्ती की तरफ से जारी एडवाइजरी के मुताबिक जेएनयू में अब तक 64 कोरोना के पॉजिटिव केस दर्ज हुए हैं। लिहाजा कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों से हॉस्टल खाली करने की अपील की है। तो यहाँ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में बीते 10 दिनों में 3 गुनी रफ्तार से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और यहाँ 5 अप्रैल को पॉजिटिव मरीजों की संख्या 21 थी, तो आज ये बढ़कर 64 हो गई है और जिनमें से कोरोना वायरस से संक्रमित 11 पॉजिटिव केस शुक्रवार को सामने आए। और यहाँ जेएनयू ने दिल्ली सरकार के आदेशों और बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों के बीच 6 अप्रैल को जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर नाइट कर्फ्यू लागू किया था और साथ ही ढाबा और कैंटीन रात 10 बजे के बाद बंद करने के आदेश भी जारी कर दिए थे। तो यहाँ आपको ये बता दें कि जेएनयू में वक्त वक्त पर सिक्योरिटी सर्विस द्वारा उन छात्रों की तस्वीरें भी प्रमाण के तौर पर खींची जा रही हैं जो बिना मास्क के कैंपस में घूमते हुए दिखाई दे रही थे। वहीं लखनऊ में संपूर्ण लॉकडाउन है। इसे लेकर आम लोगों का क्या कुछ कहना है, आइए दिखाते हैं। वहाँ पे रिपोर्टिंग करनी है। क्या नाम है आपका? सचिन यादव। सचिन, कहाँ से आ रहे हो आप? अमेठी। अभी आपका सेंटर कितनी दूर है? सेंटर यहाँ से 10+ किलोमीटर। अभी आप जा रहे हो तो क्या आपको रास्ते में ऑटो टेम्पो नहीं मिला? नहीं। कहीं स्टेशन पे, चारबाग स्टेशन पे जो कहा जा रहा था कि जिला प्रशासन की तरफ से कि ऑटो टेम्पो की व्यवस्था है, तो मैं उस स्टेशन पे गया ही नहीं मिला आपको? अभी आप कैसे जाओगे? पैदल जा रहे हैं। पैदल जाओगे? एग्जाम के टाइम पे पहुंच पाओगे? देखेंगे। अगर एग्जाम छूट गया तो फिर दिक्कत होगी।
उत्तराखंड के हरिद्वार में चल रहे कुंभ मेले के दौरान सैकड़ों लोगों के कोरोना संक्रमित होने के बाद अब राज्य सरकार को चिंता सता रही है और माना जा रहा है कि जब बड़ी संख्या में श्रद्धालु कुंभ से वापस लौटने तक अपने शहर और गांव पहुंचेंगे तो यहां कोरोना विस्फोट हो सकता है। और इसे लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने कुंभ से वापस प्रदेश में आने वालों के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए। तो यहाँ राज्य सरकार ने श्रद्धालुओं के लिए आदेश जारी कर दिया है। आपको बता दें कि हरिद्वार कुंभ से लौटने की जानकारी उन्हें जिले के जिलाधिकारी को देनी होगी और करीब 1 हफ्ते तक होम आइसोलेशन में रहना अनिवार्य बताया गया है। तो यहाँ गृह विभाग ने शनिवार की शाम इस बात की जानकारी प्रदेश के सभी जिलाधिकारी को आदेश जारी करते हुए लिखा कि हरिद्वार कुंभ में गए श्रद्धालु वापस आने शुरू हो गए हैं। बता दें कि शुक्रवार को ही जबलपुर में मशहूर संत महामंडलेश्वर डॉक्टर श्यामदेव आचार्य की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई थी और यहाँ मौत से 2 दिन पहले ही वे हरिद्वार कुंभ से लौटे थे। उनको हरिद्वार में ही कोरोना हो गया था और बताया जा रहा है कि वापसी में उनकी तबीयत भी खराब हो गई थी। तो यहाँ जबलपुर पहुंचते पहुंचते उनकी तबीयत अधिक बिगड़ गई और यहाँ बताया जा रहा है कि उनका तबीयत बिगड़ने के बाद उनका निधन भी हो गया। चलिए आपको इस वक्त की बड़ी खबर क्यों ले चलते हैं और इस वक्त की बड़ी खबर हरिद्वार से सामने आ रही है। तमाम दर्शकों को बता दें कि देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। ऐसे में हरिद्वार से इस वक्त की अहम खबर, हरिद्वार कुंभ से लौट रहे श्रद्धालुओं पर सख्ती बरती जाएगी। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि फिलहाल कुंभ के चलते राज्य सरकार सख्त दिखाई दे रही है। कोरोना जांच के बाद क्वारंटीन अनिवार्य बताया गया है। आपको बता दें कि दिल्ली ओडिशा में 14 दिन का क्वारंटीन बताया गया है। फिलहाल एमपी सरकार ने भी बड़े दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इस वक्त की अहम खबर, देश में कोरोना का कहर जारी है। ऐसे में आए दिन मामले सामने आ रहे हैं। अगर किसी का वजन 80 किलो हो तो कोई लोग ऐसे हैं जो अपना वजन घटाने की सोच लगते हैं, लेकिन एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक युवा अपने मुंह से 80 किलो वजन उठा रहा है और ये युवा यूपी के मेरठ का रहने वाला है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं और जिसने 80 किलो वजन अपने दांतों से उठाया और वो भी हैंडल स्टैंड करते हुए। यहाँ कस्बा करनावल के रहने वाले विकास स्वामी ने एक इतिहास रच दिया, न सिर्फ अपने माता पिता बल्कि देश का नाम रोशन किया है। और बताया जा रहा है कि स्कूल बस चलाने वाले विकास का कहना है कि साल 2010 में उनका एक्सीडेंट हो गया था, तो यहाँ लोगों ने उन्हें मृत समझकर सड़क से नीचे छोड़ दिया था, लेकिन यहाँ किसी परिचित व्यक्ति ने उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया और उसी के बाद शरीर में दर्द रहने लगा। और बताया जा रहा है कि कई तरह की परेशानियां भी उन्हें हो रही थी और कई तरह के इलाज करवाने के बाद भी उन्हें आराम नहीं मिला था। और फिर यहाँ विकास नाम के युवक ने योग शुरू किया और यहाँ किसी योगाचार्य दोस्त से योग सीखकर आज अभ्यास के दम पर विकास ने अपना नाम इंडिया बुक रिकॉर्ड में दर्ज करवाया है और इस मुकाम पर पहुंचकर विकास बेहद ही खुश नजर आ रहा है। उधर छत्तीसगढ़ में लगातार नक्सली सक्रिय है। ऐसे में सुकमा में एक बार फिर नक्सलियों ने समर्थन जुटाने के लिए अपील की है और यहाँ 26 अप्रैल को भारत बंद बुलाया गया है। वहीं भींची इलाके में सड़क पर पेड़ डालकर रास्ता बंद करने की कोशिश की गई और बताया जा रहा है कि इलाट मडगू सड़क पर पर्चे फेंके गए। और फिलहाल नक्सलियों ने पर्चों में ऑनलाइन पढ़ाई को छात्रों की जिंदगी की बर्बादी बताया है और हालांकि बाद में सुरक्षा बलों के जवानों ने सड़क पर पड़े पेड़ भी हटाए हैं। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।